ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजन को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत होता है और इसका लघु रूप हम जो आपके सुझाव के अनुरूप है अलग से भी प्रस्तुत करते रहे। प्रस्तुति में डेटा जो भी लिए गए हैं और लिए जाते हैं वो दृक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि, ध्वनि तथा किसी एक महान हस्ती का जिसका जन्म तिथि है उनका जन्म विवरण केवल प्रैक्टिस करने हेतु हम ज्योतिष के अनुसार ये सभी गूगल से ले जाते हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। आज से पावन पर्व छठ की शुरुआत है, इसलिए छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव की असीम कृपा पर बनी रहे। पंचांग पांच के पांच, जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं और हर अंग महत्वपूर्ण है, हर भाग महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। पूरी चर्चा, थोड़ा परिचय सभी भागों से, दैनिक पंचांग के 5 भागों से। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों से के गोचर से संबंध रखता है और यह इसी में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम लघु रूप, इस पंचांग का लघु रूप आपके लिए, आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, कैसा दिन रहने की संभावना है, तारे क्या बोल रहे हैं, नक्षत्र क्या बोल रहे हैं। नक्षत्र को तारा भी बोला जाता है, तो तारे आज के क्या बोल संकेत दे रहे हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों। इसे तारा बलम कहते हैं और यह मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बलम केवल आज के बारे में बताता है, जबकि नौ तारा चक्र पद्धति जातक के पूरे जीवन काल में विभिन्न ग्रहों की स्थिति कैसी है, कैसा फल देंगे वह बताता है। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग राशि से संबंधित। चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं जन्म कुंडली में, वही राशि जातक का हुआ करता है पूरे जीवन काल, और जिस राशि में आज भ्रमण करते हैं इन दोनों को ताल मिलकर आज की राशि क्या बता रहे हैं, संकेत क्या दे रहे हैं, शुभता और अशुभता के संबंध में राशि के अनुसार, इसे चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग आज के चौघड़िया से संबंध है। चौघड़िया काफी उपयोगी हुआ करता है। दिन का चौघड़िया, रात का चौघड़िया काफी उपयोगी होता है और ये चौघड़िया दैनिक कार्य से लेकर दैनिक कार्य, विशेष कार्य, नए कार्य आरंभ कर रहे हैं उससे संबंधित ही यह इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति कोई उचित मुहूर्त नहीं देख पाया हो या मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो तो भी उसके लिए सलाह दी जाती है कम से कम अपने कार्यों में शुभता लानी है तो चौघड़िया जरूर देखें। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे क्योंकि यह काफी उपयोगी। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंधित। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ ही हम चलते बढ़ते हैं, फिर अंकों के पीछे हम भागते हैं। अंक भी हमारे आगे आगे भागते हैं, कभी पीछे पीछे भागते हैं। आगे आगे भागने का तात्पर्य जब भी अंकों के पीछे भागते हैं तो अंक आगे आगे भागते हैं और फिर अंक हमारे पीछे भी भागते हैं, ओटीपी के रूप में, पासवर्ड के रूप में आदि आदि। तो आज अंकों का ही जमाना है, तो अंक ज्योतिष पर थोड़ी सी चर्चा सीखने हेतु, ताकि आपने अंक ज्योतिष से संबंध में जो बिल्कुल शून्य की स्थिति बनी है वह आप सीखें। तथा अंक ज्योतिष सीखना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है और इसे अपनाना और इसका उपयोग करना ये सभी आसान। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों में
विभिन्न माह के किसी भी माह के विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल शुभता और अशुभता के साथ यह भी इसी प्रस्तुति। तो हर भाग प्रस्तुति का हर भाग महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम आपके लिए यह इस प्रस्तुति को उपयोगी बनाकर, ज्ञानवर्धक बनाकर आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। तो चलिए प्रस्तुति पर चलने के पूर्व पंचांग पर थोड़ी सी चर्चा, इसकी महत्ता पर। हम सब जानते हैं पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक मार्ग, किंतु वह उसे कहीं बढ़कर है। पंचांग व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के भागी बने। तो चलिए प्रस्तुति आपके लिए, विचार हमारे, मेहनत हमारी, उपयोगिता आप। तो चलो, जय श्री राम। जय श्री राम। जय सूर्यदेव। सूर्यदेव की उपासना करते हुए, क्योंकि छठ पर्व है, इसलिए सूर्यदेव की उपासना करते हुए, सूर्य को नमन करते हुए छठ पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं गाते हुए और करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुति का पहला भाग लेकर हम उपस्थित। आज का दिनांक 26 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2083 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:54 पर, सूर्यास्त 5:13 पर, सनराइज एट 5:54 AM, सनसेट एट 5:13। चलते हैं और आज का दिशा शुभ पश्चिम दिशा है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों अंक, दिन रविवार, तिथि कल भोर में 6:04 तक पूर्णिमा, पंचमी, उसके बाद खष्टी। यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक पूरे दिन और रात पंचमी तिथि, उसके बाद भी थोड़ी देर कल तक पंचमी तिथि है, प्रातः 6:04 तक, उसके बाद खष्टी तिथि होती है। पंचमी तिथि पूर्ण की तिथि के अंतर्गत आते हैं और खष्टी नंदा तिथि के अंतर्गत। नक्षत्र दिन के 10:46 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। योग प्रातः 6:46 तक शोभन, उसके बाद अतिघट। और करण अपराह्न 4:58 तक पौ, उसके बाद कल भोर में 6:04 तक बालो, तत्पश्चात कौलो। आमतौर पर 3 करण प्रतिदिन हुआ करते हैं, किंतु आज 2 ही करण। पहला करण अपराह्न 4:58 तक बौ और तत्पश्चात कल के सूर्योदय तक बालो। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त शुभ और अशुभ में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है। तो जब तक ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। पंचमी तिथि चूंकि आज पूरे दिन है, रात भी है, इसलिए भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो कि शुक्र है। षष्ठी तिथि कल प्रातः सूर्योदय के बाद होगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। तो आज पंचमी तिथि है, भोलेनाथ का वास आज कैलाश पर है, जो कि सुखप्रद है, शुभ भी है। चलिए, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11 बज के 11 मिनट से 11 बज के 56 मिनट तक, सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के 10 बज के 46 मिनट से 5 बज के 54 मिनट तक, यानी कल के सूर्योदय तक। रवि योग आज के सूर्योदय से दिन के 10 बज के 46 मिनट तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1 बजकर 26 मिनट से 2 बजकर 12 मिनट तक। गोधूली बेला संध्या 5 बजकर 13 मिनट से 5 बजकर 38 मिनट तक संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11 बजकर 8 मिनट से 11 बजकर 59 मिनट मध्य रात्रि। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल, अपराह्न 3 बजकर 41 मिनट से 5 बजकर 13 मिनट, यानी सूर्यास्त तक। गुलिक काल अपराह्न 2 बजकर 23 मिनट से 3 बजकर 48 मिनट तक, अपराह्न तक। यमगन दिन के 11 बजकर 33 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट अपराह्न तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 7 बजकर 40 मिनट से रात्रि के ही 9 बजकर 27 मिनट। गंडमूल प्रातः 5 बजकर 54 मिनट से कल प्रातः 5 बजकर 54 मिनट तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है, उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो गंडमूल, अहोरात्रि, भद्र और पंचकाज नहीं। ये रहे हमारे ग्रहों आज के महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, जो आज के पटना स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। यदि अंश को देखें, अंश के अनुसार, तो मंगल देव वृद्धावस्था की ओर है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन करने वाला, ये कल राशि परिवर्तन करेंगे और ये तुला राशि से अपनी ही राशि वृश्चिक में आएंगे, जहां चंद्रदेव वर्तमान है, किंतु चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन कर धनु राशि में जाए। बुध देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए अंश इनका कम होने के कारण बाल्यावस्था में। वहीं शनि देव बकरी है, इसलिए उनका अंश का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, इसलिए वे बाल्यावस्था। शेष ग्रह मजबूत स्थिति में। आज चंद्रदेव का 10 दिन के 10 बजकर 46 मिनट पर उनका राशि परिवर्तन। चंद्रदेव का राशि तो इस प्रकार सभी ग्रहों के स्थिति आपके समक्ष रखा। राशि के अनुसार यदि देखें, मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं। शुक्र की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए, तो बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं, और केतु, सूर्य, मंगल, शनि, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज किसी भी राशि का या नक्षत्र का आपस में परिवर्तन नहीं। तो ये रहे हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं, जो कि महत्वपूर्ण भी है और उपयोगी भी। दिन के इसे चंद्रमा के अनुसार नक्षत्र
जो चंद्रमा गोच नक्षत्र जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में होते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं आज, उसके अनुसार इसे ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष आप देखें, आपके पास समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है। जो ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वह यह दिखाता है कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र भ्रमण कर। वहीं ताराबलम के नीचे वर्टिकल जो कॉलम है, वर्टिकल रोज है, वह यह बताता है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में किसी भी जातक, तो वह जातक से संबंध कर बताता है। और यह दूसरा चंद्र ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वह चंद्रमा से संबंध है। और दोनों को मिलाकर हम जहां पर हर जातक का की अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, तो उस वह जो मिलता है वही शुभता अशुभता दर्शाता है। कुल 9 परिस्थितियां बन सकती है। कुल 9 परिस्थितियां बन सकती है जब आपका आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों में है। आपका तारा आज विभिन्न फल दे सकता है। यदि आपका तारा जन्म, संपत्ति, आज का आपका जो 9 स्थितियां बन सकती है वह है तारा आपका जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधन्य, मित्र या मित्र में हो सकता है। पहला जन्म, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यरि, छठा साधक, सातवां नैधन्य, आठवां मित्र और नौवां अति मित्र। जब भी आपका तारा संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में होगा तो वो शुभ तक की ओर इंगित करता है। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यरि और नैधन्य में होने से अशुभता की ओर इशारा करता है। तो आज का तारा यदि आपका संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र है तो यह आपके लिए शुभता के संकेत हैं। आप इस तारा में की अवधि में आप अपने शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। आप शुभ कार्य कर सकते हैं, दैनिक कार्य में भी आपकी मजबूत स्थिति हो सकती है। किंतु जन्म, विपत, प्रत्यय और नैतिक तार में आज का तारा होने से आप दैनिक कार्यों में सावधानी बरतें। नए कार्य, किसी भी कार्य का शुभारंभ न करें, क्योंकि किसी भी कार्य को आप जब करते हैं शुभारंभ तो ये ध्येय यही रहता है उसमें शुभता, इसमें शुभता की संभावना कम है। और इनकी शुभता अशुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती है। उदाहरण स्वरूप सबसे ज्यादा अगर शुभता हो तो मित्र अति मित्र होगा, वहीं सबसे ज्यादा अशुभता हो तो नैतिक। तो आज आपका तारा किस ओर इशारा करता है यह जरूर देखें और इंतजार करें आज के प्रतिफल का। तारा बल मूलतः नवतारा चक्र पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति से हम ग्रहों के बारे में जानते हैं कि जातक के जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह अशुभकारी होंगे। और यह यदि पहले से पता चल जाए फिर उस ग्रह की महादशा, दशा महादशा में कैसा फल होगा यह हम पहले से जान सकते हैं और अपने आप को मानसिक रूप से हम तैयार रख सकते हैं। शुभ फल की स्थिति में हम शुभता कायम रखने के लिए सभी शुभ कार्य का योजनाबद्ध तरीके से उस अवधि में हम निष्पादन कर सकते हैं। और अगर अशुभता की स्थिति है तो मानसिक रूप से चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, जो अंत तो गत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। तो नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। और इसी प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह तो फल देंगे या सुफल देंगे यह भी नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। जब ग्रहों की स्थिति के बारे में जान गए कि पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, फिर जहां भी ग्रह का संबंध होता है हम जान सकते। इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति का जो मूल सिद्धांत वह यह है कि ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही अपना फल देते हैं। और ग्रहों का ग्रह जो फल देते हैं वो नक्षत्रों के माध्यम से देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ही ग्रह, फिर कौन से नक्षत्र इस ग्रह के फल देंगे।
यानी कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे, वह जानने के लिए नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया गया, 3 श्रेणियां में रखी गई। पहला 1 से 9, दूसरा 10 से 18 और तीसरा 19 से 27। इस तरह से 3 श्रेणियों में नक्षत्रों को रखा गया और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और पहले हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 19वां, ये जो नक्षत्र है उनका स्वामित्व तो पहले ग्रह हो गया केतु देव। और इसी क्रम में दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को गया। तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को गया। और इस तरह से क्रम में बढ़ते हुए हम 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव हो जाता है, गया। और यह सूची आपके समक्ष इस तरह से प्रस्तुत हुई, क्योंकि प्रस्तुत काफी उपयोगी है, इसे सहेज करके आप रख सकते हैं, आपके आने वाले दिनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, फलित कैसे करें? तो जातक जिस नक्षत्र में जन्म लेता है, आप उसे देखें, उसके जन्म कुंडली में नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म है, उसके वे किस वो नक्षत्र कौन सा है और उनके स्वामी ग्रह कौन बनते हैं। इस प्रकार यदि स्वामी ग्रह को आप पकड़ लिए तो फिर वैसी स्थिति में हम उन ग्रह को, वह ग्रह पहला ग्रह बनता है और गणना वहीं से आरंभ होती है। उदाहरण स्वरूप किसी के व्यक्ति का जन्म कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो उसके लिए पहला ग्रह जो बनते हैं सूर्य देव बनते हैं और गणना वहीं से आरंभ होगी पहला, और घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते। तो पहला ग्रह सूर्य देव, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल, चौथा राहु, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां बुध, आठवां केतु, नौवां शुक्र। और इस तरह से सूचीबद्ध। अब पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ये शुभ फलदायी, और पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां यह शुभ फलदायी। तो ग्रहों के अगर हम ये देखें सूर्य देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए चंद्रमा, राहु, शनि, पुनः बता दें, चंद्रमा, राहु, शनि, केतु और शुक्र ये शुभ फलदायी होंगे। जबकि आप देखें सूर्य और शनि में आपस में नहीं बनते, लेकिन सूर्य यहां शुभ फल दे रहे हैं तो शनि शुभ फल दे रहे हैं। वहीं अगर कुंडली में कहा जाए तो सूर्य और शुक्र में आपस में नहीं बनता, क्योंकि शुक्र की राशि में जाकर चंद्रदेव सूर्य नीच के होते। लेकिन यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुक्र देव और केतु देव दोनों जो शत्रु हैं व्यवहारिक रूप से, लेकिन यहाँ पर शुभ फल देंगे। कितना सटीक है, उपयोगिता कितनी अच्छी है। और जब हम जान गए कि ये फल, वहीं सूर्य मंगल, सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए सूर्य, मंगल, बृहस्पति, पहला ग्रह सूर्य, तीसरा मंगल, पांचवा बृहस्पति, सातवां बुध, ये अशुभ फलदायी है और बुध सबसे ज्यादा। इस प्रकार यह सूची आपके लिए उपयोगी हो सकती है। और जब हम जान गए कि इन सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मंगल, बृहस्पति, बुध अशुभकारी होंगे सूर्य के साथ साथ, तो फिर दशा महादशा का फल भी जान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति के बारे में भी जान सकते हैं, और उसके आगे भी
सूर्य, मंगल, बृहस्पति और बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक अशुभकारी हो सकते हैं, चाहे वो घर के हों या बाहर, रिश्तेदार हों या कार्यस्थल से। और यदि उनसे व्यवसाय का संबंध जोड़ा गया तो फिर समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए हम किस नक्षत्र के जातक से कौन हमारे लिए लाभकारी होगा और हम किसके लिए लाभकारी होंगे, यह भी हम जान सकते हैं। कितनी उपयोगिता है नवतारा चक्र पद्धति, इसलिए इसका उपयोग जरूर करें। और पुनः बता दें, नवतारा चक्र पद्धति के आधार पर हम जातक के पूरे भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अग्रिम रूप से जातक खुद जान सकते हैं और फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। यह उनके लिए काफी लाभदायक होगा। और नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता से देखते हुए, उनकी जो महत्ता को देखते हुए, हमने अलग से YouTube पर वीडियो पोस्ट किया है नवतारा चक्र पद्धति। आप जरूर देखें। उस प्रस्तुति में भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली रखी और यह साबित करने का ठोस प्रयास किया है कि नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार उनके आपस के संबंध किस भाग में जाते हैं। और आपको बता दें, सभी शुभता की तरफ इंगित करते हैं। तो आप देखें प्रस्तुति को, आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक सभी होंगे, आप उससे लाभान्वित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब आपको वापस ले चलते हैं आज के प्रस्तुति में, ताराबलम पर। ताराबलम आज का तारा के बारे में, आज का जो चंद्रमा है इसके बारे में क्या कह रहा है। आज का चंद्रमा 10:46 सुबह तक वह ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इसके बाद वह मूला नक्षत्र में जाते हैं। और यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जन्मे जातक के लिए देखें तो पहला भाग मित्र, दूसरा भाग भी अति मित्र, दोनों इनके लिए लाभदायक हो। वहीं यदि अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अति मित्रता का है और दूसरा भाग जन्म का है, क्योंकि मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग जन्म नक्षत्र ही होता है। इस तरह से किसी भी नक्षत्र के बारे में हम जान सकते हैं। यदि हम पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जानने का प्रयास करें तो पहला भाग विपद का है, दूसरा भाग क्षेम का है। तो पहला भाग समस्या लेकर है, क्योंकि दिन के 10:46 तक है, उसके बाद तो इस तरह से हम नवतारा चक्र पद्धति से जातक के आज के बारे में भी जान सकते हैं, जिसे ताराबलम कहते हैं। यह भी काफी उपयोगी है। अब प्रश्न उठता है, जो आरंभ में भी हमने कहा था कि जन्म, विपद, प्रत्यय और नैधन्य में तारा होने से अशुभता की ओर इंगित करता है। तो आपका तारा यदि जन्म, विपद, प्रत्यय और नैधन्य में है तो अशुभता की ओर इशारा कर रहा है। संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में है तो शुभता की ओर इशारा कर रहा है। शुभता यदि है तो आप दैनिक कार्य तो करें ही, साथ साथ विशेष कार्य का भी निष्पादन आप कर सकते। और आप अशुभ तारा की स्थिति में सावधान रखे रहें। दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य का आरंभ नहीं करें, ताकि आपके कार्य में शुभता बने। इंतजार करें अच्छे समय का, अच्छे शुभ मुहूर्त का, चंद्रमा के अच्छे गोचर का, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा तेज चलते हैं, इसलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना। उपाय के तौर पर कुछ लोग पूछते हैं, जो हम आपको यहाँ बता दें कि उपाय पर भरोसा न करें, वो जोखिम नहीं है, क्योंकि ये जो उपाय हम अभी बताने जा रहे हैं वो केवल किताबों से है। इसके इसमें कहाँ तक सटीकता है इसके लिए प्रमाणित नहीं। तो आज का तारा जन्म में यदि है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान,
प्रत्ययी है तो नमक का दाना, और नैर्धन्य है तो मुहूर्त को त्याग जरूरी है। फिर भी मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। एक बार पुनः बता दें, आपसे विनती करते हैं कि आप जोखिम न लें। यह जो उपाय बताए गए हैं यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है। शुभ कार्यों में शुभता लाने हेतु जो अशुभ अगर स्थिति बन रही है तारा का, तो आप उसे रोक के अपने अपने ये को, अपना जो मन को रोके और आज कार्य को टालें। दैनिक कार्य में सावधान। इसी शब्दों के साथ और इसी प्रस्तुति के साथ हम आपको लेकर चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग भी महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि यह बताता है, तीसरा भाग बताता है चंद्रमा आज कैसा फल दे रहे हैं राशि के अनुसार। अभी पिछले भाग में चंद्रमा का फल देखा था हमने, दैनिक कार्यों कैसा दिन होगा, संकेत कैसे मिल रहे हैं, और तारा के अनुसार, जिसे तारा बलन कहते हैं, यह राशि के अनुसार है जिसे चंद्र बलन कहते हैं। और आज का चंद्रमा 10:46 पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आज राशि परिवर्तन है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में जा जो बैठे हुए नीच पर है, वह वहां से निकलकर धनु राशि में बृहस्पति देव की राशि में जाए, जहां वे ज्यादा कंफर्टेबल। तो आज की राशि के अनुसार यदि देखें तो दिन के 10:46 तक, आपको यह बता दें कि इसे चंद्र बलन कहा जाता है इस पद्धति। तो आज का चंद्रमा 10:46 तक जब तक राशि परिवर्तन करेंगे, तो तब तक वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष के लिए अशुभता की स्थिति बनी है। वहीं तक 10:46 के पश्चात मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत मिले। शेष ग्रहों की राशियों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। सावधान, जासूसता की स्थिति में सावधान रहें दैनिक कार्यों में, और वाहन आदि तेज न चलाएं। साथ ही साथ इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव है जिसमें आपकी आस्था है, उनका ध्यान। इस तरह यह प्रस्तुति हमारी समाप्त होती है। अब आपको लेकर हम आए चौथे भाग। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है, यानी यह एक प्रकार का मुहूर्त का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। एक मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो शुभ कार्य पूजा से संबंधित हो, या हम दैनिक कार्यों से हो, या हम नया कार्य आरंभ कर रहे हैं पहली बार, उससे संबंधित सभी के लिए यह उपयोगी है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो, किंतु कार्यों में तो शुभता चाहिए ही, तो ऐसी स्थिति में हम सलाह देते हैं कम से कम चौघड़िया छोड़ दें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट कर यूट्यूब पर रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप जरूर देखें। संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के, किंतु 7 साप्ताहिक दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है, आरंभ का चौघड़िया, वही अंत का चौघड़िया, यानी सूर्योदय के समय जो चौघड़िया है, सूर्यास्त के समय वह चौघड़िया होगा, और रात्रि आरंभ के समय जो चौघड़िया है, रात्रि समाप्ति के समय वही चौघड़िया होगा। इस प्रकार चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबंधित। अब हम जानते हैं कि हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, रूलिंग प्लैनेट अलग अलग होते हैं। तो ये 7 ग्रह शासक ग्रह बने, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध विभिन्न ग्रहों से हो जाता है, और हर ग्रह विभिन्न विशेष कार्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। जैसे सूर्यदेव सरकारी कार्यों से
शुक्रदेव यात्रा के उद्देश्य से, लाभ चौघरिया शिक्षा के उद्देश्य से, अमृत चौघरिया सभी प्रकार के कार्यों के लिए, काल चौघरिया धनोपार्जन से, गुरु शुभ चौघरिया जो गुरुवार का है विशेष रूप से सभी सभी के लिए उपयुक्त है, और खास करके विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए। और रोग चौघरिया शत्रु हंता के। तो इस प्रकार ये चौघरिया सभी आपके समक्ष हमने रखा। सभी ग्रह जो है जिस प्रकार होते हैं, ग्रहों के विशेष कार्य, उसी तरह चौघरिया का भी उनसे संबंध हो जाता है, और इसलिए हर चौघरिया दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य के लिए उपयोगी हो। अशुभता की स्थिति में यानी दिन का चौघरिया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघरिया काल रात्रि। जब भी ऐसी स्थिति बने तो अशुभ अशुभता से अभिव्याप्त कोई भी यदि चौघरिया है तो उसका त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का चौघरिया चूंकि दिन सूर्य का होता है, दिन सूर्य के का होता है, इसलिए शनि का जो चौघरिया है काल चौघरिया, वह और सूर्य और शनि में शत्रुता रहती है, इसलिए शनि का चौघरिया काल चौघरिया से हमेशा काल बेला से ग्रसित करता है। काल चौघरिया नहीं, शनि का चौघरिया जो काल चौघरिया है वह काल बेला से ग्रसित प्रतिदिन। वही रात्रि चंद्रमा का होता है, चंद्रमा का बुध के साथ संबंध अच्छे होते हैं, किंतु बुध का चंद्रमा के साथ अच्छा नहीं होता, इसलिए रात्रि का जो चौघरिया है, लाभ चौघरिया जो बुध का है, वह काल रात्रि से ग्रसित। यह हम अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर आपको बता रहे। किसी भी दिन का चौघरिया आप निकाल कर देखें, 7 दिनों का तो देखना है। आप देखेंगे कि शनि का चौघरिया जब भी है काल काल चौघरिया काल बेला से ग्रसित है, और रात्रि का चौघरिया लाभ चौघरिया वह काल रात्रि से ग्रसित। तो काल बेला और काल रात्रि से दो चौघरिया एकदम परमानेंट ये होते हैं, शुभ होते हैं। और उस पर यदि दिन के चौघरिया में हो सकता है कि काल बेला वार बेला दोनों एक साथ हो जाए, काल बेला और राहु काल एक साथ, तो ऐसी स्थिति में दो अशुभता हो सकती, किंतु काल बेला हमेशा काल चौघरिया हमेशा काल बेला से ग्रसित रहेगा, और रात्रि का दिन का काल चौघरिया दिन का काल चौघरिया काल बेला से ग्रसित होगा, और रात का जो है लाभ चौघरिया वह काल रात्रि से। यह अनुभव के आधार पर और रिसर्च के आधार पर हमने पाया। अब चलिए देखते हैं आज का चौघरिया क्या कहता है। आज का चौघरिया देखें, चूंकि सूर्य के का दिन है, रविवार का दिन है, इसलिए उद्वेग चौघरिया से दिन आरंभ हो रहा है, उद्वेग चौघरिया से दिन समाप्त। और राहु काल संध्या काल पर है, सूर्यास्त के समय है, इसलिए आदि जो चौघरिया हुआ करता है वही अंत का चौघरिया होता है। इसलिए सूर्य का चौघरिया दिन में भी है, आरंभ में भी है, और सूर्य का चौघरिया संध्या समय में, सूर्यास्त के समय। और दोनों पहला जो सूर्यास्त के समय का है वह राहु काल से ग्रसित। काल चौघरिया जैसा हमने कहा था काल बेला से ग्रसित है, और अमृत चौघरिया जो चंद्रमा से संबंध है वार बेला से ग्रसित। रात्रि का चौघरिया लाभ चौघरिया जो इसका 9 से 2:44 तक है, और काल रात्रि से ग्रसित। तो ये रहे आपके समक्ष प्रस्तुति चौघरिया से संबंध। इस प्रकार चौथा भाग हमारा समाप्त होता है। 5वां भाग में आपका स्वागत। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, और अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा। अंक ज्योतिष में जो अंक प्रयुक्त होते हैं वो 1 से 9 तक ही होते, कोई दूसरा अंक नहीं होता। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चित को दर्शाता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 के अंक के बीच में
आप 1 के 9 के पूरे अंकों को देखें तो पांचवा अंक जो होता है वो मध्य में होता है, इसलिए सबसे शक्तिशाली। और जब भी एक से ज्यादा अंकों का समूह, यानी दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष उपस्थित होता है किसी भी रूप में, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर उसका उपयोग कर। और ये सभी अंक जो होते हैं 1 से 9 तक के अंक, इनके शासक ग्रह अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, तीसरा की बृहस्पति, चौथा का राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इन ग्रहों के उपयोग, इन अंकों की उपयोगिता के अनुसार, ग्रहों से संबद्ध के अनुसार इन अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु से या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्म गुरु से या ऐसे व्यक्ति से जिसे प्रकृति द्वारा या ईश्वर द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 को अधीनस्थ से, यानी समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले नौकर चाकर, कर्मचारी तथा न्यायाधीश, न्यायाधीश। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और पुलिस। इस प्रकार इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है। और यदि आप दो अंकों को मिलाकर देखें तो तालमेल निकाल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 1 को राजा या सरकार से जोड़ा जाता है, 2 को रानी या पार्टनर से, तो 1 और 2 का संबंध कैसा होगा? मित्रता का। 1 और 3 का संबंध कैसा होगा? मित्रता का होगा, क्योंकि राजा का सलाहकार गुरु जी होते हैं, सरकार के लिए सलाहकार उनके काउंसिल होता है। उस तरह से यदि हम देखें, वहीं अगर दूसरे को, 2 अंक को, रानी को गुरु से क्या मतलब, वहीं रानी को शरारती तत्वों से क्या मतलब, राजा को सरकार को से सभी से मतलब होता है, किंतु सभी अंकों का रानी से क्या जरूरत, इसलिए 2 और 4 का संबंध अच्छा नहीं होता शरारती तत्वों से। वही आप 2 का संबंध 5 अंक से देखिए, जो राजकुमार है, चंद्रमा मां, राजकुमार संतान, संबंध कैसा होगा? इसलिए, लेकिन अब बताएं आप भी, 1 और 8 का संबंध कैसा होगा? सरकार और कर्मचारी बनी रहती, सरकार को कर्मचारी से काम चाहिए, कर्मचारी अपने को सरकार से लाभ चाहिए, इसी बात पर ठीक। वहीं न्यायाधीश, सरकार का न्यायाधीश से संबंध कैसा? वो भी 8 है। इसलिए कहा गया सूर्य और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं, 1 और 8 हमेशा शत्रु। तो चलिए अंकों की दुनिया में थोड़ा सा वापस चलते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त कुछ अंक हमें मिलते हैं, जो कि स्थायी होते हैं, स्थिर होते हैं, बदलते नहीं। और आज की तिथि में हम किसी महान विभूति का जो तिथि लिए है वह 26/10/1974। अब आप देखेंगे यदि, तो 2 अंकों का तिथि भी है, माह भी, और 4 अंकों का वर्ष भी। इनको हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, यानी जब हम एकल अंक में परिवर्तित करेंगे तो 8 बनता है तिथि का। यह आपको बता दें कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंक मिलते हैं हमें, वे जन्म तिथि के रूप में मिलते हैं, जिसमें तिथि और माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का
या 2 अंकों का भी हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। तो तिथि को जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो 8 बनता है इस जातक के लिए। तिथि, माह और वर्ष को जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो 3 बनता है, 12 बनता है, 12 से फिर 3 बनता है। इस प्रकार एकल अंक से हम जान सकते हैं। यहाँ पर 2 + 6 करना भूल गए, लेकिन परिणाम 8 ही। इस मूलांक और भाग्यांक को और जन्म तिथि को नोट करके रखें, क्योंकि आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब आप देखें कुछ और जो इसमें से निकल सकते हैं अंक, वह है तिथि और माह को जोड़ते हैं और एकल अंक पर परिवर्तित करते हैं। उदाहरण स्वरूप तिथि का 8, माह का 1, इसको जोड़ते हैं तो वह निकलता है हमारा बाहरी व्यक्तित्व, एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर। वहीं वर्ष को जोड़कर, वर्ष के अंकों को केवल जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह हमारा तारा वर्ग। तो वह एकल अंक में जो परिवर्तित करते हैं वह हमें एंजल नंबर कहलाता है। इस प्रकार कुछ और भी अंक निकलते हैं, क्योंकि हम चर्चा में अगर समय मिला तो करेंगे। अब आपके पास जो तिथि को जोड़कर अंक बना उसे मूलांक कहते हैं या ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर जो अंक मिला उसे कंडक्टर कहते हैं या भाग्यांक कहते हैं। केवल वर्ष को जोड़ करके अंकों को मिला, उसमें से 11 पुरुष के लिए, उसमें से 11 में से उसके घटाते हैं पुरुष के लिए, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, तो ये अंक बनते हैं। तो या जो अंक बनते हैं उसे एंजल नंबर कहा जाता है। वहीं तिथि और माह को जोड़कर जब हम एकल अंक बनाते हैं तो वह एटीट्यूड नंबर बनता है, अचीवमेंट नंबर बनता है। ड्राइवर हमारा आंतरिक जो पर्सनालिटी है उसके बारे में बताता है। कंडक्टर पूरे भविष्य के बारे में, हमें किधर जाना है वह इंगित करता है। एंजल नंबर ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है जो कि वातावरण को दर्शाता है। और अचीवमेंट नंबर, एटीट्यूड नंबर हमारे बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, दुनिया के पर हम क्या छाप छोड़ते हैं, दुनिया की नजर में हम क्या बनने का कोशिश करते हैं। तो आउटवर्ड पर्सनालिटी, हम दुनिया को जो दिखाते हैं वह। अब मूल सिद्धांत पर आइए। ड्राइवर और कंडक्टर यदि बस चले, बस में, तो ड्राइवर और कंडक्टर में शत्रुता रहे तो बस चलेगी क्या? उसी तरह से यदि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, यदि अंक वह संतुलित हो, आपस में शत्रुता हो, फिर हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष। तो स्थिति यह बनती है कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुता हो तो हम कुछ ऐसे अंक की व्यवस्था करें जो डायनेमिक अंक होता है, जिससे हम व्यवस्था करते हैं वो डायनेमिक अंक होता है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और उन अंकों से हम जो निकालते हैं वो स्टैटिक अंक होता है, क्योंकि वो बदलता नहीं। डायनेमिक अंक बदल सकता है। उदाहरण स्वरूप मोबाइल नंबर, हम 1 सिम भी ले सकते हैं, 2 सिम भी ले सकते हैं, 3 सिम भी ले सकते हैं। तो डायनेमिक अंक हम बनाते हैं, ओटीपी पासवर्ड हम बनाते हैं और बदलते हैं। तो डायनेमिक अंक हमारा जो है वैसा अंक होना चाहिए जो कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो। कम से कम यदि शत्रु नहीं रहता है तो फिर मूलांक और भाग्यांक में यदि वैमनस्य रहता है तो वह वहां संतुलित कर सकता है। ऐसे अंक को चुने जो दोनों के मित्र हों। अब आज का देखें, यदि 8 और 3 का संबंध कैसे, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्योंकि यह जो अंक ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि कोई भी अंक हम जीवन भर में जो व्यवस्था करें, चाहे पासवर्ड में, मोबाइल अंक में, शहर के नाम में, आदि आदि जो भी है, वे सभी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न। अब आप बताएं कि जब मोबाइल हम अंक लेते हैं तो उसकी एनर्जी कब मिलती है? जब हम उसका उपयोग करते हैं।
अगर दो मोबाइल है तो जिस मोबाइल को हम उपयोग कर रहे हैं उसकी एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है और एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। उसी तरह से वाहन हम तीन रख सकते हैं, वाहन तीन रखे हुए हैं, तो जिस वाहन को हम उपयोग में ला रहे हैं उस समय वही उसी की एनर्जी वो हमें मिलता है। तो ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे ज्यादा, डायनेमिक अंक की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लंबी आयु जिसकी। मोबाइल अंक बदल सकते हैं, मकान संख्या भी बदला जाता है क्योंकि एक स्थान से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया, या एक मकान से दो मकान हो गए। तो वैसी स्थिति में ऐसा कौन सा अंक है जो डायनेमिक भी होता है और कम बदलता है? आप आश्चर्यचकित होंगे, वह है नामांक। नाम का अंक। अब आपको और आश्चर्य होगा कि नाम में तो अक्षर का प्रयुक्त होते हैं, फिर अंक कहां से आ गए? जी हाँ, ये हर अक्षर जो होते हैं उनके अंकीय मूल्य होते हैं, और नाम को उनके अंकीय मूल्य, नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर फिर जोड़कर एक अंक बनाते हैं, और वह अंक मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो, यह हम सुनिश्चित करते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि शत्रु अंक कौन सा है? जी हाँ, शत्रु अंक आप देखें तो एक के 8, दो के 4 6 8 9, तीन के 6, चार के 8 9 4 2, पांच के कोई नहीं, छह के 3 9, सात का 7 9 3, आठ का 1 2 9 4 8, और नौ का 6 4 2 8 9। तो जातक का जो मूलांक है 8 है, तो शत्रु अंक कौन कौन बन गए? 1 2 9 4 8। और नाम का पहला अक्षर क्या हुआ? 2 बनता है, शत्रुता तो नहीं दिला नामांक से। वहीं भाग्यांक इनका क्या बनता है? 3 बनता है। 8 और 3 का संबंध शत्रुता का नहीं है। 3 को 6 से बैर है, और 8 को 3 से दुश्मनी नहीं। किंतु 7 से है। तो नामांक यदि 7 पर जाता है, आज जो जन्म तिथि हमने लिया है यह रवीना टंडन का है। हैप्पी बर्थडे रवीना मैम। तो 7 का संबंध 3 से शत्रुता का है, इसलिए सावधानी तो बरतनी हो, और इसलिए ऐसा नाम पर हम चुनते हैं जो सभी के लिए लाभदायी, जीवन पर्यंत। और नामांक को इसलिए चुना जाता है, नामांक पर ज्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि नाम बार बार बदलता नहीं, और नाम का जो पहला अक्षर है वह भी चेतना को जगाता है, रिस्पॉन्स करता है। शहर के नाम में शहर रिस्पॉन्सिव नहीं होता, या हम उतना रिस्पॉन्स नहीं देते जितना नाम के पहले अक्षर में हम तुरंत देते हैं। और कभी भी कहीं भी पुकारा जाता है, जैसे ही नाम का पहला अक्षर होता है हमारा ध्यान वहां जाता है, दूसरा तीसरा इस क्रम में होता है, तो नाम का पुकारने के क्रम में समाप्त होने के पहले हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये रहते हैं उसके कमाल। रवीना टंडन का जो जन्म तिथि है वो 25 पर रवीना का सिंगल नेम में जाता है, रवीना टंडन का उपयोग करने पर 6 पे जाता है। और 6 पर जो गया, अगर पूरे अंकों को जोड़े, इस जो आपके पास हमने अल्फा की सूची रखी थी अभी जस्ट इसके पहले, ये आपके पास रखी है, आप पूरे रवीना टंडन का नाम जोड़ें और यह 6 पर जाएगा। और जब 6 पर जाएगा तो 8 और 3 यहाँ पर है, 6 की शत्रुता 3 से है। इसी तरह से हमने एक दूसरी सूची भी रखी है, क्योंकि नाम का पहला अक्षर मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो, तो मूलांक और भाग्यांक संख्या एक
कॉलम में, और उनसे जो संबंधित नाम का अक्षर नहीं, पहला अक्षर नहीं हो, वह आपके अलग सूची की गई। वर्चुअली ये जो एनिमी नंबर दिया गया है नाम का, उसी का अल्फाबेट नंबर हमने दिया है, सूचीबद्ध किया है। हो सकता है आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक अंक और निकालते हैं पर्सनल ईयर। यह स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होता है। स्टैटिक अंक जो हमारा जन्म तिथि है, जन्म तिथि, माह और वर्ष, इसको लेकर उसमें जो वर्ष का अंक है उसमें वर्तमान वर्ष को जोड़ देते, अर्थात रिप्लेस कर देते हैं। यानी अभी 26, रवीना टंडन के केस में 26/10/1974 जो उनकी जन्म तिथि है, 1974 हटा दिया और 2025 लगा दिया। जब 2025 लगाएंगे तो फिर तब आप जोड़िए, तो 6 1 2 8 1 9 9 18 9 बनता है। अब 8 का संबंध 9 से कैसा है ये देखिए, 3 का संबंध 9 से कैसा है यह भी देखिए, और यह देखिए कि उनका व्यक्त आज इस जो वर्तमान साल है 2025 का जो अभी से आरंभ हो रहा है वह कैसा हो। तो रवीना टंडन का जो रनिंग एज है वह 7 है, और जो पर्सनल ईयर है वह 9-13। 7 और 9 का संबंध ऐसे भी शत्रुता का है। और आप देखें तो वैसी स्थिति में 9 का संबंध 7-9 का संबंध अच्छा नहीं है, और 6 के लिए भी 9 का, क्योंकि 6 इनका नामांक जाता है, तो वैसी स्थिति में थोड़ा सावधान रहने की। इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रस्तुति का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। अब आपको ले चलते हैं आज के अंक क्या बोल। आज के अंक विभिन्न तिथि में जन्मे जातकों के लिए, किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आया। जी हाँ, तो आज की तिथि बता रही है कि आज का मूलांक 8 है, भाग्य अंक 9 है। 9 हमेशा दर्शाता है मंगल को, यानी सेनापति को, पुलिस को, डॉक्टर को, और यह 9 अंक किसी के दोस्त नहीं होते। इसलिए 9 अंक का आप देखेंगे केवल राजा के साथ संबंध अच्छा है, और 5 अंक के साथ और 6 अंक के साथ, क्योंकि आखिर डॉक्टर भी है, सेनापति भी है, उसे भी तो कुछ सुख सुविधा चाहिए। इसलिए केवल 5 और 6 के साथ तटस्थता का संबंध है, और शेष अंकों के साथ शत्रुता है। तो 9 का रानी से क्या काम, 2 अंक से क्या काम, 3 से कोई काम नहीं, 4 से अति शत्रुता, उसका तो दुश्मन है क्योंकि वो नियम तोड़ता है, 4 अंक शरारती तत्व है, 9 अंक से तो बनेगी, ठनी रहेगी। वहीं 7 अंक से भी इसकी दुश्मनी है, और 8 अंक से भी साथ साथ में 9 अंक, खुद 9 अंक होते हैं। आप पिछले भाग में जो प्रस्तुति है उसमें अगर आप देखे होंगे, प्रस्तुति के पिछले भाग में आप देखिए जिसमें हमने सूचीबद्ध की थी, जिसमें हमने सूचीबद्ध किया था कि आपके जो शत्रु अंक हर अंकों के, तो आप देखेंगे तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, 4 8 9, 4 7 8 9, ये सभी अपने अंकों के शत्रु हैं। इसलिए जब भी ये अंक आपके पास 4 मूलांक वाले व्यक्ति को 4 अंक पर कोई चीज नहीं करना चाहिए। 8 9 4 2 तो दुश्मन है ही है, 8 9 2, लेकिन 4 को 4 से भी शत्रुता रहेगी, 7 को 7 से रहेगी, 8 को 8 से रहेगी, 9 को 9 से रहेगी, क्योंकि अपने अंक को भी ये दुश्मन मान। इस प्रकार आज का देखें तो चंद्रमा, आज का देखें तो 9 अंक जो 1/10/1928 को जिस जातक का जन्म हुआ है उनके लिए शुभता के संकेत लेकर आ रहा है। किसी भी माह में 1/10/1928 को जन्मे जातक के लिए जिनका मूलांक 1 होता है उनके लिए शुभता के संकेत लेकर आ रहा है। 5 स्टार भी मिल रहे हैं। 5/14/23 को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए दिन सामान्य होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है।
और 6-15-24 जिनका जन्मतिथि है उनका जो उनका भी 9 के साथ तटस्थता का संबंध है और 80% सफलता का दर होने की संभावना है। तो ये रहे हमारे आज के अंक क्या बोल रहे हैं, अंक क्या बता रहे हैं विभिन्न तिथियों, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों में जन्मे जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक भी, और आप इससे लाभ उठा सकते। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। साझा करना नहीं भूलें अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि मेहनत हमारी फल उनकी फल आप सबकी, इसका उपयोग आप करें तो पारिश्रमिक के तौर पर ही सही आप साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के साथ ही साथ यदि फीडबैक के तौर पर हमें कुछ दे सकते हैं ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें, उपयोगी आपके लिए बना सकें, तो इसे YouTube के कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। यह धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूर्य देव की असीम कृपा बने रहे। आज रविवार दिन भी है, इसलिए सूर्य देव की असीम कृपा बने रहे और उनका तेज आपका नाम रोशन हो, आप ख्याति प्राप्त करें और उनका तेज बरकरार है, आप निरोगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय सूर्यदेव।